अस्सलाम वालेकुम। कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। आज सबसे पहली जो सी ख़बर है वो इमरान रियाज ख़ान साहब के बारे में है। उन्हें लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है और उन पर टॉर्चर भी स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले तो उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, उसके अलावा शोर वगैरह किया जाता है, उन्हें ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया जाता है। और तीसरी बात कि उनकी मूवमेंट पर भी थोड़ी सी पाबंदी है, यानी कि कुछ जब वो मूव करते हैं उन्हें बताया जाता है कि जी आपने कुछ बात नहीं करनी, कुछ स्लोगन नहीं करना, आपने इशारे नहीं करने, आपने किसी के साथ हैंड शेक नहीं करना। अब इस चीज़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब लास्ट टाइम वो जाते गाड़ी में उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर एक कपड़ा सा रखा हुआ था, सोने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब गाड़ी की मूवमेंट होती है तो आपने देखा है कि वो सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, और किसी की तरफ देखते नहीं हैं। आइए आज आपको कुछ ऐसे महरक़ात और ऐसी चीज़ें इस एनालिसिस में बताता हूँ जिसमें इमरान रियाज खान साहब ने क्या किया और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया। देखिए, इमरान रियाज खान साहब के एक सेमिनार में जो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुनक्कद करवाया था, सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वकील थे और ये सारे मिल के, और उसमें हर एक ने, एयाज मीर साहब ने भी स्पीच की, लेकिन वो जब बाहर आए उन पर भी थप्पड़ शप्पड़ पड़े, उन्हें भी घसीटा उम्र के इस हिस्से में। और इमरान रियाज खान साहब के साथ जो हुआ वो आप सबके सामने। अभी मैं अपना इस सारी चीज़ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ किस्सा सुना देता हूँ जो शेख सादी साहब ने अपनी किताब गुलिस्तान में लिखा था। और वो हकायत थी, वो हकायत ऐसे थी। शेख सादी साहब फरमाते हैं कि एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने शौक उन्हें हुआ कि चलो मैं दरिया की आज सैर करता हूँ। तो वो दरिया में अपने वज़ीरों साहिबों के साथ, अपने जो ग्रुप होता है, जो उस वक्त के एतबार से जो लोग प्रोटोकॉल देते थे बादशाह, वो सारे साथ थे और दरिया की सैर पर निकल गए। जहाज़ में बैठे हुए थे या कश्ती में। जब कश्ती ऐन दरिया के वस्त में, दरिया के दरमियान में पहुंची तो उधर एक आदमी था उसी कश्ती में जो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। अब बादशाह सलामत इंजॉय करने आए थे, लुत्फ़ उठाने आए थे दरिया का, हवा का, समुंदर यानी कि पानी का। तो उन्होंने अपने वज़ीरों से कहा, यार इन आदमी को, इस भले आदमी को खामोश करवाओ। तो तमाम वज़ीर एक एक करके शुरू हुए, लेकिन वो शख्स था कि उसकी इतनी दर्द थी, इतनी कर्ब थी उसकी चीखने चलाने में कि बादशाह का दिल लरज़ जाता था। खैर तमाम वज़ीर आ गए, लेकिन उस भले आदमी ने खामोशी न इख्तियार की, वो चीखता चिल्लाता रोता रहा। बादशाह सलामत ने कहा कि फ़ायदा क्या, या तो वापस चलते हैं या इस बंदे को खामोश करवाओ। तो वहाँ एक मुजावर सा, एक फ़कीर सा आदमी बैठा हुआ था, वो उठा और उसने कहा, बादशाह सलामत अगर हुक्म हो तो मैं इस बंदे को खामोश करवा दूँ। बादशाह ने कहा, मेरे तमाम वज़ीर जो उनसे हैं, इतनी बड़ी मेरी पार्टी थी, वो नहीं खामोश करा सकी, तो आप कैसे करवा लेंगे। उसने कहा, बादशाह सलामत आप मौका दीजिए। लिहाजा बादशाह सलामत ने चारों नाचार कहा कि आप भी कोशिश कर लें। वो बंदा गया और उस बंदे को जो चीख चिल्ला रहा था उसको बालों से पकड़ के कश्ती से नीचे एक दो पानी में उसने डुबकियां दी। डुबकियां दे के बालों से पकड़ के खींच के वापस कश्ती में रख दिया। उसके बाद वो बंदा खामोश होकर किनारे पर बैठ गया। अब जिस बंदे ने, जो फ़कीर था, हिकमत वाला था, जिसने ये काम किया, उसको बादशाह सलामत ने बुलाया और पूछा, ए दना आदमी, ये बता किस बात में सदाकत या हकीकत क्या है, हिकमत क्या है। तो उस शख्स ने बताया, बादशाह सलामत आज से पहले ये बंदा कभी भी दरिया के सफ़र पर नहीं आया था और उसे नहीं पता था कि मेरा महफूज होना, मेरी हिफाजत कश्ती के अंदर है या कश्ती से बाहर है। लिहाजा मैंने इसे बालों से पकड़ा और एक दो दफ़ा पानी के अंदर डुबकी दी कि इसे पता चले कश्ती से बाहर ये बंदा गैर महफूज है और कश्ती के अंदर महफूज है।
यही बात इमरान रियाज खान साहब के साथ हुई है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी के बाद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई गई, या जो भी है, जो लोग कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट ही की है, उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ हुआ, क्योंकि बाई पार्टी सिस्टम तो पाकिस्तान में बनना ही था। इमरान खान साहब ना होते किसी और की पार्टी, हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही की पार्टी बन जाती, शेख रशीद साहब की बन जाती, लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने मुल्क के अंदर एक कश्ती के अंदर बैठे हुए इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू किया कि इस वक्त इदारों को इस चीज़ की फ़िक्र पड़ गई कि अब इनको समझाना पड़ेगा कि कश्ती के अंदर महफूज हैं या कश्ती से बाहर। आइए अब स्पीच के वो अल्फाज जो इमरान रियाज खान साहब ने बोले, लेकिन उससे पहले मैं इनका एक मकसद और मोटिव बता दूं इमरान रियाज खान साहब का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो इमरान रियाज खान साहब जर्नलिस्ट से पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। उनकी कोशिश भी यही थी और वो यही करना चाह रहे हैं। या तो वो सहाफ़त छोड़ देते, इस्तीफ़ा दे देते और पॉलिटिकल पार्टी PTI के मेंबर बन के ये बात करते, वो एक अलग मामला था कि ही इज़ अ पॉलिटिशियन। लेकिन ना इन्होंने वो किया, ना ये किया, ना पार्टी को छोड़ा और ना ही इन्होंने अपनी सहाफ़त को छोड़ा। अब आगे आ जाएं। ड्यूरिंग अरेस्ट, जब ये अरेस्ट हो गए, उसके बाद इनके स्लोगन आते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, इनके अपने प्रोग्राम में मुझे आज तक याद है, तारक अजीज़ साहब कहते थे अपने शो में नीलाम घर में, पाकिस्तान जिंदाबाद, हर प्रोग्राम के आखिर में और शुरू में कहते थे। लेकिन इमरान रियाज खान साहब ने कितनी दफ़ा अपने प्रोग्राम के शुरू में और आखिर में ये बात की? नंबर 1। नंबर 2, वो खुद और उनका जो मकसद है, उनकी जो ख्वाहिश है, वो है पॉलिटिशियन बनना। लिहाजा वो बातें कर गए बीइंग अ जर्नलिस्ट जो बीइंग अ पॉलिटिशियन होनी चाहिए थी। नंबर 1। और इमरान खान साहब ने इसी चीज़ को देखते हुए, इनकी सादगी को देखते हुए उन्हें कैश किया। अब इन सारे महरकात में कुछ चीज़ें और भी हो रही हैं। एक स्पीच है इमरान रियाज खान साहब की जो सेमिनार में हुई, उसके अल्फाज हैं कुछ, तो वो अल्फाज क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके पर्पज़ और उसके मकसद क्या हैं। उनके मुताबिक हमें ये कहा गया कि जो मौजूदा रजीम है, ये लोग मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, ये चोर हैं, डाकू हैं। इसका मकसद क्या था इस तरह की बात करने का? देखें, चोर और डाकू का आपसे कहा गया, आप एक सहाफ़ी हैं, आप जस्टिस देने वाले नहीं हैं, आप कोई अदालत नहीं है, आप कोई जुडिशल सिस्टम नहीं है, आप कोई पुलिस नहीं है जो पकड़ सके मुजरिमों को, आप किसी अदारे के हेड भी नहीं हैं। आपको सिर्फ ये बताया गया जो उस वक्त मौके के मुनासबत से लग रहा था। उसका ये मतलब नहीं है वो हैं या हो चुके हैं या उन पे इल्ज़ाम आयद किया गया था, लेकिन उसका ये मकसद नहीं था कि आप उसको सज़ा और रिज़ल्ट भी आप ही दे सकें। आपका ये कहना और एक तकरीर में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, आपकी कोई लीगल हैसियत ही नहीं है। आपने क्यों इस तरह की बात की? उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा गया ये तेरा मुल्क है, खा जाएंगे। ये आपका मुल्क नहीं है, सिर्फ ये 22 करोड़ से 29 करोड़ का मुल्क है। इसमें वो लोग भी हैं जो इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जैसे तारक अजीज़ साहब। अगर वो पॉलिटिशियन नहीं बन सके तो वो खामोशी से साइड पर हो गए। उन्होंने आपकी तरह चीखना या चलाना शुरू नहीं किया। वो मेरी कश्ती वाली मिसाल उस आदमी वाली जो शेख सादी साहब ने लिखा कि जिसको पता ही नहीं था वो कश्ती के अंदर महफूज है। मैं आपको एक बात बता दूं, यही PTI की गवर्नमेंट थी जब इंडिया ने अटैक करने की कोशिश की और उसके कंट्रेरी पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है उसने 2 त्यारे मार गिराए और एक पायलट को अरेस्ट कर लिया। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त यूं नहीं था, उस वक्त यूं ही था, उस वक्त यूं ही था, उस वक्त यही चीज़ थी। ये इसी काबिल हैं, ये इदारे हैं, ये कोई तुम्हारे घर के ये कोई लोंडी नहीं है जो तुम समझ के बोल रहे हो आज। उसके बाद तुम्हारा कहना डॉक्टर मोहित पीर साहब फाइलें देखी थी। फाइलें क्या है? इंसान ही लिखते हैं ना, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं थे। फाइलें ज़रूर दिखाई गई होंगी, लेकिन उनके रिज़ल्ट
آخر کسی نے تو یہ فیصلہ کرنا تھا آیا کہ یہ چور ہیں کہ نہیں. یہ سب جوڈیشل سسٹم کا معاملہ تھا. آپ کہاں سے ہوگے؟ آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے؟ کہ فائل پہ کیا لکھا تھا؟ فائل پہ یہ ان کو پنشمنٹ لکھی ہوئی تھی، سزا لکھی ہوئی تھی کہ ان کو اتنے سال کی سزا دی گئی ہے، اس پر یہ لکھا گیا تھا. آپ فائلیں دیکھ کے شروع ہو گئے. اصل میں بات یہ عمران خان کی لڑائی تھی، یہ آپ اپنے ذمہ لے بیٹھے کیونکہ آپ نے پولیٹیشین بننا تھا. آپ کا انٹرسٹ ہی یہی تھا. باقی بھی تو جرنلسٹ ہیں. محسن بیگ صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسی باتیں کی؟ انہوں نے صرف یہ کہا تھا گو عمران گو، یوں کر کے. ابھی تک آپ کو اگر نہیں پتا آپ وہ ویڈیو کلپس نکال لیں. انہوں نے یہی کہا تھا عمران تو گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فوج ایسی تو فلاں ایسی تو اسٹیبلشمنٹ ایسی تو ادارے ایسے. یہ آپ نے کہا ہے. تم ہو کون؟ جواب مانگیں گے، جواب دینا پڑے گا. کس قسم کا آپ جواب مانگو گے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہو؟ آپ کے کیا بارڈر پہ کوئی 10 لاکھ آرمی ہے؟ آپ کی 5 لاکھ آرمی ہے؟ آپ سردوں سے کیا شہید اٹھاتے ہو؟ آپ کو وہاں سے ڈیٹا آتا ہے؟ آپ کو ایجنسی ہو جو مختلف محکموں میں ہے جہاں سے ڈیٹا آتا ہے، اس ڈیٹے کی بنیاد پر انفارمیشن بنائی جاتی ہے، اس انفارمیشن کی بنیاد پر پالیسیز بنتی ہیں. آپ وہ ہو؟ آپ ہو کون؟ آپ ایک گھر میں رہنے والے ایک چھوٹے سے صحافی ہو جو صرف کوئی خبر دیتا ہے تو آپ آگے پڑھتے ہو. آپ کا کام صرف پڑھنا ہے. آپ کے دماغ میں کہاں سے آگے انفارمیشن جو آپ 22 سے 29 کروڑ کو بتایا جا رہا ہے، جو آپ کہتے ہو مانگیں گے؟ آپ کیا مانگ سکتے ہو؟ آپ تو خود اپنے لیے مانگ رہے ہو بھائی، اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے. آپ نے ساری محنت اسی لیے کی ہے. اور کس لیے کی ہے؟ پاکستان میں تو لوگ پڑھتے ہی اس لیے ہیں، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی سرکاری نوکری مل جائے. اور کس لیے پڑھتے ہیں؟ اخلاق کے لیے پڑھتے ہیں، انصاف کے لیے پڑھتے ہیں. بتاؤ آپ. حساب لیں گے، حساب دینا پڑے گا. تم لے سکتے ہو؟ تمہاری اتنی جرت ہے؟ حساب دینا پڑے گا. حساب تمہیں کس لیے دیں گے؟ جو ڈیڈ باڈیاں اپنے اداروں کے اپنے لوگوں کی اٹھاتے ہیں وہ تمہیں حساب کس لیے دیں گے؟ حساب تو بھائی تم نے دینا ہے. تم نے کس کے کہنے پہ یہ غداری کی، ملک کے اندر بغاوت کی، طالبان والی تم نے باتیں کی ہیں. یہ سب تم نے لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج کے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے. یہی کام افغانستان میں ہوا ہے، یہی کام اور ملکوں میں ہوا ہے جو آج کھنڈر بن گئے. یہی کام عراق میں ہوا تھا. یہی 6th اور 5th جنریشن وار کا ٹول تھا جس کا آپ حصہ بنتے ہو، جس کو عمران خان کیش کر رہے. جرگا بلاؤ، انصاف کریں گے. کون سا انصاف آپ لیتے ہو؟ آپ کو یہ انصاف کم ہے؟ آپ کیا تھے پہلے؟ آپ کے والد صاحب کیا تھے؟ فیوڈل سسٹم تھا. صرف 1 یا 2 گھرانے امیر تھے اس ملک میں. اس فیوڈل سسٹم کو توڑا، ارتکاز دولت کو ختم کیا اور جو سا ہے دولت کو ڈسٹریبیوشن میں لائے. آپ سب لوگ آج آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس اپنے گھر ہیں، آج آپ کے پاس اپنا پیسہ ہے، آج آپ کے پاس بڑی لگژریز گاڑیاں ہیں. آپ تو وہ تھے جو زمینوں پہ اناج اگاتے تھے، 2 بیلوں کی جوڑی رکھی ہوتی تھی. میں نہیں، میرے سمیت سب لوگ. آج آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی، انہی اداروں کی مرہون منت ہے. کیا اس وقت لوگوں نے بغاوتیں نہیں کی؟ کیا اس وقت لوگوں نے وہ آپ سے زیادہ اسٹرانگ تھے؟ ان کی آپ سے زیادہ زمینیں تھیں. نواب لیاقت علی خان کا حال دیکھ لیں. پھٹی ہوئی بنیان تھی جب وہ مرے، لیکن ان کے پاس جب وہ شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی تمام زمین سب کچھ جو سا ملک پاکستان کو دی. نواب و سواد دیکھ لیں اور باقی نواب دے، بلوچستان کے نواب دیکھ لیں. سوئی گیس جو آپ اپنے گھروں میں جلاتے ہیں ان کے علاقے سے آتی. آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ یہ سارا فیوڈل سسٹم کس نے توڑا؟ آپ کو اس وقت کون لایا؟ آپ کو تعلیم کس نے دلائی؟ آپ تو سب باتیں بھول ہی چکے ہیں لگتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی شہنشاہ ہیں. آپ نے تو اپنے ساتھ ساتھ ہم 22 سے 25 کروڑ لوگوں کا ناک کٹوا دی ہے. اگر آپ سوچیں سمجھیں، جذباتی نہ ہو. عمران خان نے آج سے پہلے 20-25 سال پہلے اس نے شروع کی. اس نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. آج وہ جنریشن جوان ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے میرے نوجوانوں. اس لیے وہ ٹائیگر فورس بناتا ہے. اس کو سمجھ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جو ینگ جنریشن ہے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے اس نے. اسی لیے ہر گھر میں اختلاف ہے. بچہ اور طرف ہے، بڑے اور طرف ہے. اور آپ بھی اسی جنگ کا حصہ بن گئے، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی اداروں کے خلاف. اب تک میرا یہی تھا. انشاءاللہ ناظرین مزید اور چیزوں کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے اور خبروں کے ساتھ بھی انشاءاللہ جڑے رہیے گا. سبسکرائب کیجئے گا. تھینک یو سو مچ.